नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। तो जो ये रिपोर्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की पिछले 6 मंथ की ई बुक बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस .in। यहाँ से आप जरधारी क्लासेस की पिछले 6 मंथ की उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में देखते हैं। तो जो ये सर्वे है, इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु सशक्त उत्तराखंड @25, जो सशक्त उत्तराखंड @25 पहल शुरू की गई है। इसके तहत उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर अगले 5 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सशक्त उत्तराखंड @2025 ये पहल शुरू की गई है, ताकि अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड का जो आर्थिक विकास की दर है, वो 5 वर्षों में दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग के तर्ज पर सेतु का गठन किया गया है। अब ये सेतु क्या है? तो ये नीति आयोग के तर्ज पर किया गया है सेतु का गठन। सेतु की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो सेतु का गठन किया गया है, ये नीति आयोग के तर्ज पर किया गया है। तीसरा पॉइंट है राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु। अब ये अवस्थापना सुविधाएं क्या होती है? तो ये ऐसी सुविधा होती है, या ऐसी ये परियोजनाएं हैं जिनका विकास राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास में आवश्यक हो। तो ऐसी सुविधाओं को हम बोलते हैं अवस्थापना सुविधाओं। तो राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए UIIDB, तो UIIDB का भी गठन किया गया है। UIIDB की फुल फॉर्म है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो UIIDB का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड, तो अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड बनाया गया है। तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड बनाया गया है राज्य के जो स्थानीय उत्पाद है, इनके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु। अब बात करते हैं राज्य की जो विकास दर है। तो 2023-24 इस बार के जो आंकड़ों के अनुसार राज्य विकास दर का जो अनुमान है, वो है 7.58%। अगर बात करें देश की, तो 2023-24 में देश की विकास दर का अनुमान है 7.3%। और 2022-23 में जो विकास दर रही है, वो रही है उत्तराखंड की 7.63%, और देश की रही है 7.2%। तो ये आंकड़े आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि राज्य की सीमा के अंदर हुआ टोटल जो उत्पाद है, वो आपका हो गया जीडीपी। बोले तो राज्य की जो आय है, एक वर्ष के अंतर्गत, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, या इसको हम राज्य की आय से समझ सकते हैं। तो प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में 346.20 हजार करोड़ ये जीडीपी रही है प्रचलित भावों पर। और देश की बात करें तो 296.57 लाख करोड़। अगर बात करें स्थिर भाव पर, तो जो स्थिर भाव है, उसमें हम आधार वर्ष अभी 2011-12 लेते हैं। तो आधार वर्ष है 2011-12। तो 2011-12 आधार वर्ष पे जो स्थिर भाव पर है, वह है उत्तराखंड की है 213.37 हजार करोड़, और देश की 171.78 लाख करोड़। जो वर्ष 2021-22 का जो अंतिम अनुमान है, अंतिम अनुमान मतलब जो एक्चुअल समझ सकते हैं आप इसको, या फिर फाइनल, ठीक है। तो पुराना हो गया था, अब फाइनल निकल के आ चुका है।
तो इसमें सर्वाधिक जो जीडीपी वाला जनपद है वो है हरिद्वार। कितना है? 85,663.20 करोड़। और जो सबसे कम जीडीपी वाला जनपद है वो है रुद्रप्रयाग। कितना है? 2,838.87 करोड़ रुपया। तो सबसे कम जनपद वाला जो जीडीपी वाला जनपद है वो है रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद है हरिद्वार। तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की आय में, उत्तराखंड की जीडीपी में? तो 9.99%। जबकि देश का है, देश की बात करें तो देश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 20.32%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड में है 46.84%, और देश में है 25.56%। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं जिसे, और तृतीय क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र मानी सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान है 43.17%, और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है 54.13%। इसमें आप एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो योगदान है वह है द्वितीय क्षेत्र का, जबकि देश में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र मानी तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है देश में। अब बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये मैप भी बताया, ये पाई चार्ट भी आपको दिखा रखा है जिसमें यही चीजें हैं जो ये आंकड़े यही प्रदर्शित किए गए हैं कि प्राइमरी सेक्टर का 9.99% है, सेकेंडरी सेक्टर का है 46.84। कहाँ का ये पाई चार्ट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर 1% में है, और टर्सरी क्षेत्र का है 43.17। तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी क्षेत्र जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका सबसे अधिक योगदान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में योगदान। अब हमने ये तो देख लिया था ऊपर कि अलग अलग क्षेत्रों का कितना कितना प्रतिशत योगदान है, लेकिन अब अलग अलग क्षेत्रों में जो उसके उपखंड है, सब सेक्टर है, उनका हम यहाँ पर योगदान देखने वाले हैं कि किसका क्या योगदान है। कई बार यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में क्रम बताइए कि अधिक से कम या कम से अधिक किसका योगदान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में 2023-24 में प्रतिशत में आंकड़े हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, कृषि का योगदान है 39.29%, पशुपालन का है 24.25%, वानिकी एवं लट्ठा बनाना कितना प्रतिशत है योगदान है 25.86%। फिर यहाँ पर मत्स्य पालन है 0.36, और खनन एवं उत्खनन में है 10.24%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा कृषि से है, फिर है वानिकी एवं लट्ठा बनाना, फिर पशुपालन है, फिर खनन एवं उत्खनन है, और फिर मत्स्य पालन। सबसे कम जो योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में तो मत्स्य पालन का सबसे कम योगदान है, और सबसे अधिकतम योगदान है कृषि क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था में जो सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में क्या योगदान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या योगदान है। तो पहला है विनिर्माण, विनिर्माण का सबसे ज्यादा अधिक योगदान है, कितना प्रतिशत है 68.23%। सबसे अधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। फिर है निर्माण क्षेत्र का है 23.22%, और सबसे जो कम क्षेत्र कम योगदान है वह है विद्युत, गैस, जलापूर्ति और जो अन्य उपयोगी सेवाएं हैं इसका है 8.55%। तो इसमें महत्वपूर्ण 3 क्षेत्र हैं और इनका यहाँ पर परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में जो तृतीयक क्षेत्र है, तो तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में योगदान किस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण से संबंधित जो सेवाएं हैं इसका 2023-24 में 21.54% का योगदान है तृतीयक क्षेत्र में, जो सेवा क्षेत्र में है। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह में है 34.79% का योगदान है। वित्तीय सेवाओं का है 7.28%। स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं हैं 11.68%
प्रतिशत का योगदान लोक प्रशासन का है 9.44%, और जो अन्य सेवाएं हैं 15.28%। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं कि सबसे अधिक जो योगदान है किसका है, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का। फिर किसका है, परिवहन, भंडार, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं। ठीक है, अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के जो आंकड़े हैं, इसमें राज्य में प्रति व्यक्ति जो आय है इसका अनुमान कितना है, तो 2,60,201 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। और देश की बात करें तो 1,85,854 रुपए देश में प्रति व्यक्ति आय है। 2022-23 में कितनी थी, तो उत्तराखंड में थी 2,30,994 रुपए और देश में थी 1,72,276 रुपए। तो ये आंकड़े भी आपको जरूर ध्यान होने चाहिए। राज्य में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि कितनी हुई है, 12.6864%। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कितना प्रतिशत की है, 12.64% राज्य में है और देश में 7.9%। तो यहाँ पर आपको दोनों जगह की कुछ कुछ चीजें पता लग रही है, जो देश के भी और राज्य की भी, दोनों को मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और ध्यान भी रहे। वर्ष 2021-22 अंतिम अनुमान, मतलब जो एक्चुअल जो फाइनल है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद, ये 2021-22 का आंकड़ा है क्योंकि यह फाइनल आंकड़ा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो आय वाले जनपद हैं, तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो है हरिद्वार की। कितनी है, 3,62,688 रुपए। फिर उधम सिंह नगर की है 2,69,070 रुपए। और फिर है देहरादून की 2,35,707 रुपए। तो ये प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले ये तीन जनपद है, हरिद्वार, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पे देहरादून। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये केवल तीन जनपद ही ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, और सभी जनपदों की 10 के 10 जनपदों की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो राज्य की पर कैपिटा इनकम से कम है। राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 2,60,201 रुपए। इनकी क्या है, राज्य की पर कैपिटा इनकम से अधिक है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो फसल पैटर्न है, तो फसल पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र में गेहूं बोया गया था, जिसके कारण प्रदेश की ये मुख्य फसल है। प्रदेश की मुख्य फसल कौन है, वो गेहूं है। गेहूं 29% क्षेत्रफल में बोया गया था। अब देखते हैं, तो गेहूं बोया गया था 29% क्षेत्रफल में, जो कुल क्षेत्रफल है उसका 29% क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया था। धान 24% क्षेत्र में, मंडवा 8% में, सवा 4% में, गन्ना 10% में। अगर आप देखें क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर गेहूं होगा, फिर धान है, फिर कौन है, फिर है यहाँ पे गन्ना। ठीक है, तो ये आपका क्रम होगा। इसमें ये सारे की सारी यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बता रखी है आपको, कौन कितना प्रतिशत है। मक्का 2% है, जो भी 2% है। कुल दालें यहाँ पर 6% है, कुल तिलहन 3, फल सब्जियां 5, चारा 3, और जो अन्य फसलें 4% में कुछ अन्य फसलें आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, एक केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक जो पंजीकृत किसान है, इनकी संख्या है 9.52 लाख रुपए। तो 9.5 लाख रुपए के 9.5 लाख के लगभग पंजीकृत किसान है 31 दिसंबर 2023 तक। और इस योजना में जो पात्र किसान परिवार होते हैं, इनके बैंक खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान की जाती है, जो कि 3 किस्तें दी जाती है 2-2 हजार रुपए की। तो 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो जो इस योजना में 2023-24 में जो दिसंबर 2023 तक 86,376 कृषकों का बीमा किया गया। और जो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल 2021 से क्रियान्वित
किया गया और अप्रैल 2023 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को। HAMS, हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी, चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर HAMS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। देखो, उत्तराखंड राज्य सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर HAMS सॉफ्टवेयर विकसित किया है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से की जाने की व्यवस्था है। अब बात करते हैं वन एवं पर्यावरण की। वन और पर्यावरण, फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड की बात करें, कितना फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड में, वन आच्छादित क्षेत्र। वनों के प्रकार देखते हैं कौन कौन से। अति सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मध्यम सघन वन हो गया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है। अति सघन वन की बात करें तो इसका एरिया कितना है, 5055.01 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 9.45% है। जो अति सघन वन है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 9.45%। जो मध्यम सघन वन है ये सर्वाधिक है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.87% एरिया में है। और जो ओपन फॉरेस्ट है ये 12.12% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। टोटल जो वन है उत्तराखंड में, जो फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड में टोटल, वो है 45.44%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% वन से कवर है। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है, मध्यम सघन वन, कितना है, 23.87%। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वन आच्छादित क्षेत्र, तो 2019 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2021 में। यहां पर आप देख सकते हैं वनों के प्रकार। वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। अति सघन वन जो 2021 की बात करें तो 2021 में 9.45% था। ठीक है, 9.45% था टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। 2019 में था 2.44, मतलब इस बार बढ़ा है। यहाँ पे जो अति सघन वन है वो बढ़ा है, 5055 लगभग स्क्वायर के लगभग था, और यहाँ पर 2019 में था 5046 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना बढ़ा है ये, 8.25 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। जो मध्यम सघन वन है ये पहले था 12,000, जो इस बार का है 2021 में 12,768 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग, और पहले था 12,805, मतलब ये घटा है। ये कितना घटा है, 37.19 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। और वैसे ही जो ओपन फॉरेस्ट है ये कितना है, ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 31.03 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें तो 2019 की तुलना में 2021 में कुल जो वन आच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है, वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 2.09 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। इसमें आप देखते हैं जो अति सघन वन है और खुले वन वो बढ़े हैं, और जो मध्यम सघन वन है वो क्या है, वो घटा है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें, पौड़ी गढ़वाल का कुल क्षेत्रफल है 5,329 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें जो वन क्षेत्रफल है वो है 3,396.71 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सभी स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, तो अब बार बार नहीं बोलूंगी इसमें स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है पौड़ी में, 63.74%। और वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि या कमी, तो ये जो प्लस में है वो वृद्धि है, और जो यहाँ पे माइनस हुआ उसमें माइनस साइन लिखा गया है। 1.72% की वृद्धि हुई है। नैनीताल में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वन क्षेत्रफल है, तो वन क्षेत्रफल के मैंने घटते क्रम में यहाँ पर चीजों को लिखा है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, पौड़ी में है, फिर नैनीताल में है, उत्तरकाशी में है, चमोली में है, फिर पिथौरागढ़ में, ये क्रम है।
अगर कम से ज्यादा की देखें, सबसे कम कहाँ है वन क्षेत्रफल, तो उधम सिंह नगर में केवल 428.08 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र है। हरिद्वार में फिर 583, रुद्रप्रयाग में 1142, फिर चंपावत में। तो ऊपर से ये घटते क्रम में है, नीचे से यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने बता रखा है कि फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है। अभी इसमें इसको भी बताता हूँ कौन किस परसेंटेज में है। अब इसमें दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज में किस डिस्ट्रिक्ट में, कम परसेंटेज में किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज्यादा वृद्धि किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और सबसे कम वृद्धि किस डिस्ट्रिक्ट में हुई। तो 6 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। मैंने नीचे आपको सब चीजें बता रखी यहाँ पर। देखिए, वन रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी, ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, जो सबसे लास्ट वाला टेबल है। तो यहाँ से आपको आसान हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है 2.93, नैनीताल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है नैनीताल में। ठीक है, तो ये वृद्धि है। टोटल वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ था, पौड़ी में था, लेकिन वृद्धि कहाँ हुई है, नैनीताल में हुई है 2.93% की। फिर देहरादून में हुई है 2.89, ये प्रतिशत नहीं है, इन स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर में। फिर पौड़ी में वृद्धि हुई है 1.72। तो ये चीजें भी आपको डेटा पता होना चाहिए आपको, मतलब ये क्रम पता होना चाहिए आपको। डेटा तो न भी रहेगा तो चलेगा, पर क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है नैनीताल में, फिर देहरादून में, फिर पौड़ी। सबसे कम वृद्धि हुई है उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर में, भाई उधम सिंह नगर में नेगेटिव में, फिर टिहरी गढ़वाल में, फिर चंपावत में। यहाँ तो वन क्षेत्रफल ही कम हुआ है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 जिले। अब यहाँ पे वन प्रतिशत की बात करें, वन प्रतिशत कहाँ है, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है नैनीताल में। नैनीताल में 71.62% का वन क्षेत्रफल है। फिर चंपावत में 69.32, फिर पौड़ी में 63.74, जबकि पौड़ी में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है, लेकिन परसेंटेज में पौड़ी तीसरे नंबर पे। फिर रुद्रप्रयाग में है 57.58%, और फिर टिहरी में है 56.68%। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं, फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो सबसे कम है उधम सिंह नगर। कितना वन क्षेत्र है, तो 16.84% वन क्षेत्र है टोटल क्षेत्रफल का उधम सिंह नगर में। फिर हरिद्वार में है 24.74% का, पिथौरागढ़ में 29.35% का, चमोली में 33.75%, और उत्तरकाशी में है 37.88%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, नैनीताल है। और सबसे कम परसेंटेज वाला वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों उधम सिंह नगर। अब देखते हैं बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, बैंकिंग क्षेत्र देखते हैं 2023-24 के जो आंकड़े हैं। तो 30 सितंबर 2023 तक राज्य में कुल बैंक शाखाएं थी 2507 बैंक शाखाएं थी राज्य में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थी 1170 शाखाएं। 46.67% ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाएं, शहरी क्षेत्रों में 29.32% शाखाएं, 735 शाखाएं हैं शहरी क्षेत्रों में। और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है यहाँ पर है 602 शाखाएं, 24.02%। सबसे ज्यादा कहाँ है, ग्रामीण में है, फिर शहरी क्षेत्र में है, और सबसे कम है अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाएं। टोटल राज्य में कुल बैंक शाखाएं हैं 2507। सबसे ज्यादा शाखाएं हैं देहरादून में, कितनी है, 607 है। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, केवल 54 शाखाएं हैं। 54 बैंक की शाखाएं हैं रुद्रप्रयाग में, सबसे ज्यादा है देहरादून में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई चार्ट में, तो अर्बन एरिया में कितना है, 29% है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच की बात करें, रूरल क्षेत्र में है 47%, और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी है कितना है, 24%। कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। तो राज्य के जो बीपीएल श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहित किए जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में
विभाग द्वारा शिल्पी हेतु शिल्पी पेंशन योजना प्रारंभ की गई। तो जो शिल्पी पेंशन योजना है तो ये किसके लिए है? जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पी हैं, जिनको समाज कल्याण विभाग से पेंशन ये प्राप्त कर रहे हैं, तो इनके लिए शिल्पी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो जो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये 8-9 दिसंबर 2030 को 2023 को 2023 है 2030 नहीं 2023 को वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में आयोजित की गई और इसमें विभिन्न विभागों में निवेशकों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। तो 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि पर इसके एमओयू पर हस्ताक्षरित किए गए हैं। कहाँ हुई थी ये समिट? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। कब? 8-9 दिसंबर 2023 को। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के बारे में बात करते हैं। PLFS 2022-23 की जो रिपोर्ट है तो इसमें बताया गया है कि जो राज्य की बेरोजगारी दर है ये पिछले वर्ष की तुलना में 8.4% से घटकर 4.9% हो गई है। तो राज्य में बेरोजगारी दर क्या है? घटी है। कितनी? 8.4% पहले थी और अब 4.9% बेरोजगारी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.4% से घटकर 3.4% रह गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 में 9.9% थी और जो 2022-23 में अब 4.6% रह गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर काफी घटी हुई है। VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके तहत जो देश की उत्तरी सीमा है, कौन सीमा? जो भारत चीन की सीमा है, इसमें अवस्थित सीमावर्ती गांवों को विकसित जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई और इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। तो जो VVP है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके तहत 3 जिलों के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, क्योंकि इन्हीं जिलों की सीमाएं क्या है? ये भारत जो चीन से मिलती है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमाएं चीन से मिलती है। ये देश की उत्तरी सीमाएं है और यहाँ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। किस जिले से कितने गांवों का चयन किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक पिथौरागढ़ से टोटल 27 गांवों को VVP गांवों की संख्या में शामिल किया गया है। फिर चमोली के 14 गांव, उत्तरकाशी के 10 गांव। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ के 3 विकास खंड है। मुनस्यारी से 8 गांव, धारचूला से 17 गांव और कनाली छीना से 2 गांव। टोटल 27 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत रखा गया है। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से जोशीमठ विकास खंड से 14 गांवों को और उत्तरकाशी से भटवाड़ी जो विकास खंड है यहाँ से 10 गांवों को VVP गांव की संख्या में रखा गया है। टोटल 51 गांव। शहरी विकास एवं आवास, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, इसमें वर्तमान में राज्य में जो कुल शहरी निकाय हैं वह है 102। तो कुल शहरी निकाय दोस्तों 102। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नगर निगम कितने हैं? उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद कितनी है? 44 है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। नगर पंचायत है 49 और जो छावनी परिषद है ये है 9। ठीक है। तो वर्तमान में राज्य में जो कुल शहरी निकाय कितने हैं? 102 है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जिसे नीति आयोग जारी करता है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के आंकड़े देख लेते हैं क्या बताता है। नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जो ये सूचकांक है ये 2015-16 और 2019-21 के आंकड़े पर आधारित है। मतलब 5 साल में ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। 2015-16 और 2019-21 यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2015-16 में राज्य में बहुआयामी गरीबी में
कितने प्रतिशत लोग थे? तो 17.67% लोग बहुआयामी गरीबी में थे। और 2019-21 में 9.67% अब राज्य में बहुआयामी गरीबी में है। तो काफी लोग, लगभग 8% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो 5 सालों में 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो जनपदवार उत्तराखंड की स्थिति है, यहाँ पर पूरी टेबल आपको दिखा रखी है। उत्तराखंड की बात करें तो 2015-16 में, ये 2015-16 का आंकड़ा है, ये 2019-21 का है। और बाहर कितने प्रतिशत लोग निकले हैं वो इस टेबल में दिखा रखी है, और यहाँ पर रैंक भी दिखाया गया है। उत्तराखंड 2015-16 में 17.67% बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोगों का प्रतिशत है। 2019-21 में बहुआयामी गरीबी के तहत कितने लोग थे? तो 9.67%। और बाहर कितने आए? तो 8% बाहर आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा हरिद्वार में थे। ये ऊपर से नीचे का जो क्रम है, सबसे अधिक हरिद्वार में 2015-16 में सबसे अधिक जो बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोग थे तो वो हरिद्वार में थे। कितना प्रतिशत? 24.7%। और 2019-21 में कितना था? 16.29%। रैंक है हरिद्वार की 13, मतलब सबसे अधिक गरीबी, बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोग कहाँ थे? हरिद्वार में। और बहुआयामी गरीबी से बाहर कितना प्रतिशत निकले हैं हरिद्वार में? 8.41%। और इसकी रैंकिंग यहाँ पर 9। फिर उधम सिंह नगर में थे 22.2%, 22.98%। और बाहर निकले 11.26%। 2015-16 में, ये 2019-21 पर बाहर कितना है? 11.72। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, ये चीजें आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा कहाँ था? हरिद्वार में। ठीक है, अधिक और कम आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, नैनीताल में। सबसे कम कहाँ है? देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़, चमोली। ठीक है, तो ये तो क्या है, जो सबसे ज्यादा लोग थे बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोगों का ये क्रम है। अब बात करते हैं कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले लोगों की जो रैंकिंग है, सबसे अच्छी रैंक किसकी है? सबसे ज्यादा लोग जो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, तो पहली रैंक किसकी है यहाँ पर? अल्मोड़ा की। तो सबसे ज्यादा लोग अल्मोड़ा से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले वाले लोगों का प्रतिशत है 16.18%। फिर है उत्तरकाशी 14.74% के साथ। फिर है चंपावत, कितना? 12.82% के साथ तीसरे रैंक पे। सबसे कम लोग जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं वो कहाँ के हैं? 13वें नंबर पे कौन है? पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम लोग पौड़ी गढ़वाल से बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, 3.01%। फिर 12वें रैंक पे है नैनीताल, 3.31% लोग ही गरीबी, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, फिर कहाँ के हैं? देहरादून के, 11वें रैंक पे है 3.86% के साथ। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। राज्य में सर्वाधिक लोग जो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा से निकले हैं 16.18%। फिर उत्तरकाशी 14.74%। फिर चंपावत है 12.82% के साथ। राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत जो सबसे कम लोग हैं, कौन है? सबसे कम लोग है देहरादून 3.02%। फिर रुद्रप्रयाग 5.14%। फिर पिथौरागढ़ 6.48%। राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत जो सर्वाधिक लोग हैं, जो अभी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा लोग हैं 16.69%। फिर उधम सिंह नगर में है 11.26%। और फिर नैनीताल में है 10.09%। तो दोस्तों ये है बहुआयामी गरीबी के जो सूचकांक है, इसके अंतर्गत आपको किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे। तो ये वीडियो, इसमें हमने डिटेल आपको बता दिया है जो जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। दोस्तों जो उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक है, जिसमें सभी नोट्स आपको दे रखे हैं, चाहे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण हो, उत्तराखंड बजट, पिछले 6 मंथ के जो भी उत्तराखंड करंट अफेयर है, तो ई बुक नोट्स आपके लिए बन रखी है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। वहां पर आपको जरधारी क्लासेस के पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।